हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम रेनेशा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं रेनेशा से। इसमें आपके 100 फैक्ट्स होंगे। इस वीडियो में ना 100 फैक्ट्स हैं जो आपके रेनेशा से रिलेटेड होगा। और मैंने भी तो रेनेशा जैसे कि आपका एलटी में दिया है ना, रेनेशा ये दिया ही है, मेंशन है। और रेनेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो ये मूवमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है थ्योरी, लेकिन आज मैं 100 फैक्ट्स लेके आई हूँ रेनेशा से। इस जो 100 फैक्ट्स होगा ना, ये रेनेशा से ही होगा और कहीं से भी नहीं होगा। और एक भी आपका फैक्ट ऐसा नहीं है रेनेशा से जो छूट जाएगा इस आज की वीडियो में। तो रेनेशा से सारे फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे वो ग्रामर हो, सबकी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है। फॉर एलटी आपको पूरा एलटी के भी आपको पूरी थ्योरी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इसमें मैंने छोड़ा है, ये रेनेशा से ही रिलेटेड सारे फैक्ट आपके होंगे। तो हम पढ़ते हैं जहाँ पे ज़रूरत रहेगी। वैसे इस रेनेशा की आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें ना ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन की, तो एक्सप्लेनेशन की जहाँ पे ज़रूरत होगी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट वो आपका है जो क्वेश्चन थ्रू है, क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन से है, क्वेश्चन बेस्ड है। व्हाट डज द वर्ड रेनेशा लिटरेरी मीन, यानी रेनेशा शब्द का लिटरली जो उसका लिटरल मीनिंग है वो क्या है। तो इट लिटरली मीनिंग मीन्स रीबर्थ। ठीक है, रेनेशा का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म, हिंदी में बात करेंगे, और इंग्लिश में बात करेंगे रीबर्थ। ठीक है, ये एंशिएंट ग्रीक और रोम की कला में कहाँ पे रीबर्थ हुआ है, तो किस में रीबर्थ हुआ है, जो प्राचीन रोम था, रोमन, और जो प्राचीन ग्रीक था उसका जो कला था, जो उसका जो आर्ट था, जो लिटरेचर था, जो नॉलेज था, उसके फिर से जन्म हुआ, उस सभी का फिर से रीबर्थ हुआ, जो मिडिल एज के बाद यूरोप में हुआ था। और ये रीबर्थ कब आया था, मिडिल एज के बाद आया था, यूरोप में हुआ था। ये एक कल्चर और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो रेनेशा था। ठीक है, तो ये याद रखना है किस किस चीज़ में रीबर्थ हुआ, जो प्राचीन यानी कि जो एंशिएंट आपके ग्रीक थे और एंशिएंट रोम के जो आर्ट थे, लिटरेचर थे, ज्ञान थे, उनमें फिर से जन्म हुआ, और ये मिडिल एज के बाद यूरोप में आया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर एंड व्हेन डिड द रीबर्थ ऑफ लर्निंग नोन एज द रेनेशा बिगिन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेनेशा, अगर हम बात करें रेनेशा के रूप में जाने जाने वाला जो नॉलेज है, ठीक है, जो आपका लर्निंग है, लर्निंग का रीबर्थ कहाँ और कब शुरू हुआ। जो हम जान रहे हैं ना कि रेनेशा मतलब क्या हुआ, लर्निंग का रीबर्थ। ठीक है, ज्ञान में रीबर्थ हुआ, आर्ट में रीबर्थ हुआ, लिटरेचर का रीबर्थ हुआ। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि रेनेशा के रूप में जाने जाने वाला जो लर्निंग है उसका रीबर्थ कहाँ और कब हुआ। तो याद रखना है इन फ्लोरेंस इटली इन द 14th सेंचुरी, ये आपने याद रखना है। फ्लोरेंस उस टाइम व्यापार और बैंकिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। जो फ्लोरेंस था, इटली का जो फ्लोरेंस था ना, उस समय व्यापार और बैंकिंग का बहुत बड़ा ये सेंटर था। तो जैसे कि मैदिसी, ये कुछ धनी व्यापारी थे, धनी परिवार था मैदिसी। ठीक है, याद रखना ये मैडिसी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मैडिसी फैमिली। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि फ्लोरेंस जो था ना उस समय, इटली का जो फ्लोरेंस था उस समय व्यापार और बैंकिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। और मैडिसी फैमिली जो थी ये बहुत धनी फैमिली थी। और इन लोगों ने क्या किया, जो पेंटर्स थे, जो कलाकार थे, जो स्कॉलर्स थे, उनको इन लोगों ने क्या किया, संरक्षण दिया, जिससे ये मूवमेंट वहाँ पे पनप सका। कहाँ पे, इटली के फ्लोरेंस में ये मूवमेंट वहाँ पे पनप सका, क्योंकि ये लोग मैडिसी फैमिली ने ही संरक्षण दिया था। जो पेंटर थे, जो कलाकार थे, और जो आर्टिस्ट थे, जो आपके स्कॉलर्स थे, उनको इन लोगों ने संरक्षण दिया कि आओ, मतलब रखा। और उसके बाद ये मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। कौन सा मूवमेंट, रेनेशा। ठीक है, आगे चलेंगे। बाय विच सेंचुरी हैड द रेनेशा स्प्रेड टू नॉर्दर्न रेन लाइक इंग्लैंड।
अब आगे पूछा जा रहा है कि किस सेंचुरी तक रेनेशा इंग्लैंड जैसे नॉर्दर्न रेन में फैल गया, यानी कि नॉर्दर्न रेन मतलब उत्तरी क्षेत्रों में फैल गया, किस सेंचुरी तक, तो बाय द 16th सेंचुरी तक, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इटली में, जब इटली में शुरू हुए जो विचार थे, यानी कि जो आपके विचार थे, जो आर्ट थे, ये सारी शैलियाँ धीरे धीरे व्यापार और यात्रा और प्रिंटिंग प्रेस था उसी के माध्यम से पूरे यूरोप में फैल गया रेनेशा। कुछ शैलियाँ थी धीरे धीरे व्यापार के थ्रू या यात्रा के थ्रू या प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पूरे यूरोप में फैल गया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। रेनेशा वहाँ तक फैल गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, व्हेन डिड रेनेशा एंड इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेनेशा है ये नॉर्थ में कब समाप्त हुआ, यानी कि रेनेशा कब समाप्त हुआ, एकदम कब ख़त्म हुआ नॉर्थ में। तो एंड इन द मिड 17th सेंचुरी, तो मिड 17th सेंचुरी में रेनेशा फिनिश हो गया था। ये वो टाइम था जब यूरोप में बड़े धार्मिक युद्ध चल रहे थे, रिलीजन वॉर चल रहा था और एज ऑफ इनलाइटनमेंट की शुरुआत हो रही थी, जिसने नए विचारों को जन्म दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द रेनेशा वॉज अ कल्चरल अवेकनिंग दैट सिग्नल्ड द बिगनिंग ऑफ व्हाट एरा। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि रेनेशा एक कल्चरल अवेकनिंग थी जिसने किस एज की शुरुआत का संकेत दिया, तो द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स का, ठीक है, ये याद रखना है। मॉडर्न टाइम्स की शुरुआत का अगर बात करें, इसकी बात करें तो जो मिडिवल यानी कि मिडिल एज, मिडिवल सोच ये थी, मिडिवल थॉट ये थी जो किस पर थी, जैसे कि मिडिल एज जब चल रहा था तो मिडिल एज के जो लोग थे, मिडिवल एज के जो लोग थे, उनका मेनली देखा जाए वो लोग किस पे सेंटर्ड थे, मेनली उनके जो थॉट्स वगैरह, जो सोच वगैरह वो किस पे थे, रिलीजन पे पूरी तरह से वो बेस्ड थे, सेंटर्ड थे। जो मिडिल एज के लोग थे या मिडिवल सोच थी, उनकी सोच भी पूरी तरह से रिलीजन पर सेंटर्ड थी। लेकिन रेनेशा जब आया, रेनेशा रिलीजन से हटकर इसने किस पे जोर दिया, इसने ह्यूमनिज़म पर जोर दिया, यानी कि मानवतावाद पे जोर दिया, इंडिविजुअलिज्म पर जोर दिया, यानी कि व्यक्तिवाद पर जोर दिया, और दुनिया का जो साइंस है, साइंटिफिक समझ है, इस सभी पे जोर दिया, ना कि रिलीजन पर जोर दिया। रिलीजन पे जोर किसने दिया था, जो मिडिल एज के लोग थे, जो मिडिवल एरा चल रहा था, मिडिल एज चल रहा था, उसमें वो लोग की सोचना पूरी तरह से सेंटर्ड थी किस पे, रिलीजन पर। लेकिन रेनेशा इन सभी से हटकर ह्यूमनिज़म पर जोर दिया, इंडिविजुअलिज्म पर जोर दिया। आगे हम समझेंगे ये ह्यूमनिज़म क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। इस फैक्ट से ना आपको रेनेशा भी क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर ही करते चल रही हूँ, फैक्ट भी हम पूरे देखेंगे और आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और रही बात रेनेशा उसमें है एलटी में, तो एलटी के लिए बेस्ट क्लास है ये, बाकी तो रेनेशा हर जगह है, आपकी टीजीटी विजिटी हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका बिगनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, ये याद रखना है, यानी कि मॉडर्न टाइम्स की शुरुआत का। इन विच 5 फील्ड्स डिड रेनेशा थिंकिंग मैनिफेस्ट। तो रेनेशा की जो सोच है वो किन 5 फील्ड्स में प्रकट हुई, यानी कि रेनेशा की जो थिंकिंग है वो कौन से 5 फील्ड में आई, 5 फील्ड में रेनेशा, यानी कि 5 फील्ड में रेनेशा का प्रभाव पड़ा, रिबर्थ हुआ उस चीज़ का। तो आर्ट में रिबर्थ हुआ, आर्किटेक्चर में रिबर्थ हुआ, पॉलिटिक्स में रिबर्थ हुआ, साइंस में रिबर्थ हुआ एंड लिटरेचर में रिबर्थ हुआ। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे इसको भी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी। जैसे कि आर्ट की अगर हम बात करें तो एक नाम याद रखना, लियोनार्डो दा विंची नाम उनका है, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजल जैसे आर्टिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई, ठीक है, पिक्चर बनाए और मूर्तियाँ बनाई। ये आर्ट की बात हो गई। आर्किटेक्चर की बात अगर हम करेंगे, आर्किटेक्चर यानी कि हिंदी में अगर इसको मैं बोलूँ वास्तुकला बोलते हैं शायद, है ना। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इमारत में प्राचीन रोमन यानी कि जो एंशिएंट रोम था और एंशिएंट ग्रीक था, उनकी शैलियों का यूज़ किया गया, ठीक है। जब जैसे कि इमारत में कोई इमारत बनाई गई तो ये लोग क्या किए ना, ये लोग एंशिएंट रोम जो था, जो एंशिएंट ग्रीक था, उनकी स्टाइल को यूज़ किया गया आर्किटेक्चर में भी। और पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में, मैकियावेली का एक बुक है जो नाम है द प्रिंस, उसमें उन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल विचारों की नींव रखी, ये ध्यान रखना। साइंस की अगर हम बात करें तो कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के बारे में
यूनिवर्स के बारे में पुरानी जो कॉन्सेप्ट को चुनौती दिया। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर जैसे राइटर ने क्या किया, ह्यूमन जो आपका ह्यूमन टेंडेंसी है यानी कि ह्यूमन स्वभाव पर आधारित उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे। तो ये सारी चीज़ों पे इन 5 फील्ड पर रेनेशा का विचार था। ठीक है, इन 5 फील्ड में रेनेशा का विचार आ गया, यानी इन 5 फील्ड में, इन 5 क्षेत्रों में क्या हुआ, रेनेशा का रिबर्थ हुआ। मैंने भी समझाया, तो नाम याद रखना जो मैंने भी नाम लिया है। जैसे कि कला में लियोनार्डो डा विंची इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रही हूँ, माइकल एंजेलो, ये दोनों आर्टिस्ट थे, इन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर बनाए, मूर्तियाँ बनाई। उसी तरह आर्किटेक्चर में नाम याद रखना है, इन्होंने जब आर्किटेक्चर जो राइटर बनाते थे, आर्किटेक्चर जो इमारत वगैरह बनाते थे तो लोग क्या करते थे कि एंशियंट रोमन और एंशियंट ग्रीक शैलियों का यूज़ किया। उसी तरह पॉलिटिक्स की मैकियावेली का नाम याद रखिएगा, मैकियावेली की जो बुक है द प्रिंस, उसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह साइंस में कोपरनिकस, इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में पुराने कॉन्सेप्ट को चुनौती दिया था, और लिटरेचर में शेक्सपियर को तो जानते ही हो। तो ये 5 फील्ड थी, जिस 5 फील्ड में रेनेशा का प्रभाव था और इसी का रीबर्थ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड द वेरी फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ द रेनेशा अपीयर। तो अगली बात करें, अगला जो फैक्ट है कि रेनेशा का सबसे पहले निशान कब और कहाँ दिखाई दिया। मैंने कहा ना, आज का ये जो वीडियो है ना 100 फैक्ट्स है, लेकिन पूरी तरह से रेनेशा पे बेस्ड है, और ये रेनेशा के ना अंदर जितना क्वेश्चन है सब निकाल देगा। ठीक है, यानी कि परत दर परत जो बोला नहीं जाता है, उसके सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छूटेगा नहीं। चलिए, तो व्हेन एंड वेयर डिड द वेरी फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ द रेनेशा अपीयर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि कब और कहाँ रेनेशा के सबसे पहले निशान हमें दिखाई दिए, तो इन इटली एज अर्ली एज द लेट 13th सेंचुरी। सबसे पहले रेनेशा के निशान हमें कहाँ दिखाई दिए, इटली में। ऑल्दो ये मूवमेंट भले ही 14th सेंचुरी में शुरू हुआ, 14th सेंचुरी के इटली के फ्लोरेंस सिटी में शुरू हुआ, हम जानते हैं ये पूरी तरह से विकसित हुआ। ऑल्दो ये जो मूवमेंट था रेनेशा ना, ये 14th सेंचुरी में पूरी तरह से विकसित हुआ, लेकिन इसकी जो शुरुआती बीज थी, कह रहे ना थोड़ा सा भनक, कहाँ से आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ, थोड़ा इसकी बीज कहाँ से बोई गई, तो ये याद रखना लेट 13th सेंचुरी में ही इसके बीज बो दिए गए थे। उसके बाद 14th सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस शहर में ये पूरी तरह से विकसित हो गया था, क्या, रेनेशा। लेकिन ये याद रखना है कि धीरे धीरे इसके निशान दिखाई देने लगे थे लेट 13th सेंचुरी में। आगे चलते हैं। विच 2 फिगर्स रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ द रेनेशा। बात करें अगर हम कि कौन से वो 2 फिगर हैं जो रेनेशा के शुरुआती निशानों को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हाँ रेनेशा आ गया। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला है डांटे जो अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, दूसरा है गियोटे जो पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। तो डांटे ने आम लोग यानी कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा, द डिवाइन कॉमेडी जैसे एपिक लिखी, जबकि गियोटे ने क्या लिखा, इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इमोशंस और रियलिस्टिक को दिखाया, जो उस समय के लिए एक नई बात थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी शुरुआत कर दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड द रेनेशा इमीडिएटली फॉलो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेनेशा किस हिस्टोरिकल पीरियड के तुरंत बाद आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो रेनेशा अगर पूछ लिया जाए कि किस हिस्टोरिकल पीरियड के तुरंत बाद आया रेनेशा, तो ये याद रखना द मिडिल एज के बाद आया। ठीक है, ये याद रखना, यानी कि रेनेशा को अक्सर मिडिल एज, ये ध्यान रखना, रेनेशा को अक्सर मिडिल एज एंड मॉडर्न एज, ठीक है, मिडिल एज एंड मॉडर्न एज का मतलब रेनेशा को अक्सर क्या माना जाता है, मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच का एक ब्रिज माना जाता है। ठीक है, ब्रिज माना जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो किसके बाद आया, जैसे ही मिडिल एज ख़त्म हुआ वैसे ही आपका रेनेशा आ गया था। हिस्टोरिकल पीरियड में मिडिल एज के तुरंत बाद आपका रेनेशा आया था, और मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच में एक सेतु का काम करता है ये रेनेशा, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है, माना जाता है। व्हाट वाज द रेनेशा कैरेक्टराइज्ड बाय। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे कि रेनेशा की विशेषता क्या है, क्या थी रेनेशा की विशेषता। तो अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड वैल्यूज़, यानी कि क्लासिकल, ठीक है, अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड वैल्यूज़, ये ध्यान रखना है।
यानी कि आप बोल सकते हो जैसे कि क्लासिकल का मतलब क्या हुआ, क्लासिकल का अगर हमें क्लासिकल बात करूँ तो क्लासिकल का मतलब प्राचीन हुआ है ना, कि प्राचीन जो आपके ग्रीक हैं, जो रोम है, उनका एज। तो रेनेशा क्या हुआ, रेनेशा के जो विद्वान थे वो उस दौर के जो दर्शन थे, जो फिलॉसफी थे, जो आर्ट थे, जो लिटरेचर थे, जो पॉलिटिकल थॉट को फिर से अध्ययन करना शुरू कर दिया था। यानी कि एंशियंट ग्रीक और रोम के समय में जो उस समय के जो विद्वान थे वो लोग क्या करते थे, अपनी जो फिलॉसफी है, जो आर्ट है, कला है, लिटरेचर है, पॉलिटिकल विचार को फिर से उन्होंने रीस्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये थी रेनेशा की विशेषता। व्हाट जियोग्राफिकल एक्टिविटी वॉज विटनेस ड्यूरिंग द रेनेशा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेनेशा के दौरान कौन सा वो जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ देखी गई। तो डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स, ये भी ध्यान रखना है, जब रेनेशा की बात आएगी तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि नए नए कॉन्टिनेंट्स की खोज। इसी दौर में कोलंबस और वास्को डी गामा नाम याद रखना है, ये 2 सर्चर थे या एक्सप्लोरर थे। इन्होंने समुद्री यात्राएं की और जिससे अमेरिका जैसे नए कॉन्टिनेंट्स का पता चला और दुनिया का नक्शा बदला गया। तो ये याद रखना है। विच सिस्टम ऑफ, यानी कि मैंने कहा ना कि साइंस में भी कई चीज़ में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में भी ये क्या किया था, साइंस में भी रीबर्थ हुआ था, ठीक है। विच सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी रिप्लेस द टॉलेमिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया ये, तो साइंस में भी रीबर्थ हुआ था, हर चीज़ में रीबर्थ हुआ था। आर्ट में तो हुआ ही था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना किस किस चीज़ में हुआ था, आर्ट में हुआ था, 4 क्षेत्रों में हुआ था, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, पॉलिटिकल है, साइंस है, लिटरेचर है। तो इन 4 चीज़ों में ये हुआ था, मतलब रीबर्थ हुआ था रेनेशा का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी पूछ रहा है कि विच सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी रिप्लेस द टॉलेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जो आपके एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी आई थिंक खगोल विज्ञान की जो टॉलेमिक सिस्टम है, सिस्टम की जगह किस सिस्टम ने ली, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का जो टॉलेमिक सिस्टम है, मतलब एस्ट्रोनॉमी की जो टॉलेमिक सिस्टम की जगह किस सिस्टम ने लिया, किस प्रणाली ने ली, तो कॉपरनिकन प्रणाली, ये ध्यान रखना है, कॉपरनिकन सिस्टम, ये अपने ध्यान रखना। जो आपकी टॉलेमिक सिस्टम है ना, टॉलेमिक सिस्टम मानती थी कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का केंद्र है, जबकि कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया, कॉपरनिकस जो था उसने ये सिद्धांत दिया कि जो सूरज है वो केंद्र में है और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं सभी उसकी क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, ये सिद्धांत दिया था। तो ये एक रेवोल्यूशनरी वैज्ञानिक साइंटिफिक चेंजेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि साइंस में भी क्या हुआ, रीबर्थ हुआ। व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेनेशा। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रेनेशा के दौरान क्या हुआ, कि रेनेशा के पीरियड में, ड्यूरिंग रेनेशा, क्या सामाजिक यानी कि क्या आपके सोशल और इकोनॉमिक्स परिवर्तन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्स। रेनेशा के दौरान क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे, बिल्कुल हुए थे। किसका पतन हुआ था, फ्यूडलिज्म का पतन हुआ था, फ्यूडलिज्म जिसको हम हिंदी में सामंतवाद का पतन हुआ था। और किसका ग्रोथ हुआ था, वाणिज्य का, कॉमर्स का ग्रोथ हुआ था। तो बात अगर हम इसकी करें कि पुरानी जो जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि जिसे सामंतवाद कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ रही थी और व्यापार और शहरों का जो विकास के कारण एक नए व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, ये ध्यान रखना है। यानी कि फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो रहा था। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद मतलब जो पुरानी जमींदारी जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर पड़ रही थी, उसका डिक्लाइन हो रहा था। और व्यापार तथा सिटीज़ के जो विकास के कारण एक नए व्यापारी, एक ग्रुप का उदय हो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेम 4 पावरफुल इनोवेशन ऑफ द रेनेशा। ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन रेनेशा से। तो नेम 4 पावरफुल इनोवेशन ऑफ द रेनेशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेनेशा के 4 पावरफुल इनोवेशन के नाम बताना है। तो पेपर है, प्रिंटिंग है, कंपास है, गन पाउडर है। तो ये 4 इनोवेशन है, ठीक है। रेनेशा की ये 4 पावरफुल इनोवेशन है, ये आपने ध्यान रखना है। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं इसको भी। पेपर यानी कि कागज़, प्रिंटिंग मतलब जो छपाई होती है। कंपास मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आपके एक यंत्र होता है जो डायरेक्शन वगैरह बताता है ना,
दिशा सूचक जिसे यंत्र बोलते हैं, ऐसा कुछ। एंड गन पाउडर मतलब बारूद। तो इन जो एक्सप्लोरर थे, इन एक्सप्लोरर ने दुनिया को बदल दिया, यानी कि प्रिंटिंग से ज्ञान तेज़ी से फैला। ठीक है, जब प्रिंटिंग आया तो प्रिंटिंग से ज्ञान क्या हो गया, और तेज़ी से फैला। और कंपास ने क्या किया, यानी कि जो दिशा, जो डायरेक्शन बताने वाला जो यंत्र है, उसने क्या किया, समुद्री खोज को संभव बनाया। एंड गन पाउडर, बारूद ने युद्ध का तरीका बदल दिया। तो ये सारी चीज़ भी, ये सब क्या थे, रेनेशा के पावरफुल इनोवेशन थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाउ डिड रेनेशा स्कॉलर्स व्यू दियर एरा। तो रेनेशा के जो स्कॉलर्स थे वो अपने एरा को किस रूप में देखते थे, अपने एरा को, अपने एज को, अपने युग को किस रूप में देखते थे, तो एज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम के रूप में। वे मानते थे कि वो मिडिल एज को क्या मानते थे, जानते हो, जो रेनेशा के स्कॉलर्स थे मिडिल एज को ना डार्क मानते थे, अंधकार। उनको लगता था कि हम अंधकार में थे, अब जाके हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमने फिर से प्राचीन ज्ञान के प्रकाश को फिर से वापस ला दिया है। और मिडिल एज को ये लोग अंधकार मानते थे। और जब रेनेशा आया तो इनको लग रहा है कि अब प्राचीन ज्ञान का फिर से हमने प्राचीन चीज़ों को ही दोबारा से लेके आया, यानी कि जो क्लासिकल चीज़ें थी, जो आपके एंशियन ग्रीक था, जो एंशियन रोमन था, उस चीज़ों को दोबारा से इन लोगों ने लाया, रिबर्थ किया, उस चीज़ों में इन्होंने उस चीज़ों का रिबर्थ हुआ। ठीक है, तो इनका मानना ये था स्कॉलर्स का कि जो मिडिल एज था वो अंधकार का टाइम था। ठीक है, लेकिन अंधकार के बाद हमने क्या किया, हमने एंशियन ज्ञान को, एंशियन लर्निंग को, प्रकाश को फिर से वापस ला दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड कोपरनिकस अटेम्प्ट टू प्रूव अबाउट द प्लैनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाए जो कोपरनिकस है, उन्होंने ये जो आपका प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में क्या साबित करने का प्रयास किया कि दैट द सन नॉट द अर्थ वॉज द सेंटर। ठीक है, ना कि सूर्य, मतलब सूर्य नहीं, ना कि पृथ्वी केंद्र था। आगे चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा इसके बारे में। विच मेजर इंस्टीट्यूशन डिड मार्टिन लूथर चैलेंज, ये सही है। यहाँ पे देखेंगे मार्टिन लूथर ने किस मेजर इंस्टीट्यूशन की चुनौती दी थी, तो कैथोलिक चर्च को। किसको, कैथोलिक। मार्टिन लूथर को तो आप जानते ही होंगे। मार्टिन लूथर ने क्या किया था, चर्च के जो कुछ रीति रिवाज हैं, जो करप्शन है, उस पर सवाल उठाए थे, जिससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक बड़े रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाउ डिड रेनेशा थिंकर्स सी दियर रोल इन हिस्ट्री, तो एज, ये याद रखना है। ठीक है, तो एज अशरिंग इन द मॉडर्न एज, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ डिड रेनेशा थिंकर्स, जो रेनेशा थिंकर्स थे उन्होंने इतिहास में अपने रोल को कैसे देखते थे। ठीक है, अपनी भूमिका को कैसे देखते थे, तो एक क्या देखते थे, एक मॉडर्न एज की शुरुआत करने वाले रूप में देखते थे। उन्हें इस बात का गहरा एहसास था, जो स्कॉलर्स थे रेनेशा के, उन्हें इस बात का, जो थिंकर थे रेनेशा के, उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि वो एक नए और बेहतर एज की नींव रख रहे हैं, जो मिडिल एज से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, विच एरा डिड रेनेशा थिंकर्स ट्राई टू डिसोसिएट फ्रॉम, तो रेनेशा के जो थिंकर थे वो किस एरा से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो द मिडिल एज से। ठीक है, द मिडिल एज से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने से पहले वो, ठीक है, द मिडिल एज, ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने से पहले के जो समय को ना मिडिल एज का नाम दिया, यानी कि जब तक रेनेशा नहीं आया था उसके पहले का समय, इन्होंने, जो रेनेशा थिंकर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसे मिडिल एज का नाम दिया। और इनका मानना था कि ये लोग अज्ञानता और अंधविश्वास का पीरियड मानते थे। ठीक है, ये लोग मिडिल एज को, जब तक रेनेशा नहीं आया था, ठीक है, उसे मिडिल एज मानते थे और कहते थे कि इग्नोरेंस और अंधविश्वास का ये पीरियड है। व्हाट बिलीव फ्रॉम द मिडिल एजेस रिमेन्ड वाइटल, तो मिडिल एज का कौन सा विश्वास महत्वपूर्ण बना रहा, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। नेक्स्ट पे आएंगे, फॉर व्हाट इज़ द रेनेशा परहैप्स बेस्ट नोन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि रेनेशा जो है, रेनेशा को शायद सबसे अच्छी तरह से किस लिए जाना जाता है, तो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम देखें रेनेशा पीरियड को, लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा है, और माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति, और राफेल के पिक्चर जैसे महान आर्टिस्टिक वर्क के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और इसी दौरान आर्ट में, ठीक है, पर्सपेक्टिव और रियलिस्टिक जैसे डिवाइस का विकास भी हुआ। तो ये चीज़ें याद रखनी है, मतलब किसका, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, माइकल एंजेलो का डेविड। विच टू पॉलीमैथ इंस्पायर्ड द टर्म रेनेशा मैन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा
किन दो पॉलीमैथ ने रेनेसां शब्द को प्रेरित किया था? तो लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो, ये दोनों नाम याद रखना है। इन्हें ना रेनेसां मैन किसे कहा जाता है? रेनेसां मैन ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कई अलग अलग रेन में, यानी कि कई अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि आर्ट हो गया, साइंस हो गया, म्यूज़िक हो गया, इसमें ये लोग माहिर थे। तो लियोनार्डो एक क्या थे? एक पेंटर थे, जो आपके लियोनार्डो थे, और एक पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, और आविष्कारक भी थे, और इंजीनियर भी थे ये। और जबकि माइकल एंजेलो क्या थे, ये भी ध्यान रखना है, जो कि एक वो थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि माइकल एंजेलो कौन थे? तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक स्कल्पचर भी थे, एक स्कल्पचर थे, यानी कि मूर्तिकार थे। ये भी एक पेंटर थे, ठीक है, यानी कि चित्रकार थे। एक आर्किटेक्ट ये भी थे, ठीक है, आर्किटेक्ट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है ये। आर्किटेक्ट थे, ये आपने ध्यान रखना, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्पचर थे, ठीक है, और पोएट भी थे, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों मतलब यहाँ पे पूछा वही जा रहा है कि किन दो पॉलीमैथ ने रेनेसां जो मैन है ना, इस टर्म को किसने प्रेरित किया था? तो ये दोनों नाम थे। व्हेन डिड द वर्ड रेनेसां फर्स्ट अपीयर इन इंग्लिश? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में रेनेसां शब्द पहली बार कब यूज़ हुआ? तो इन द 1830s, 1830 के दशक में। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिस पीरियड को आज हम रेनेसां कहते हैं, जिस पीरियड को रेनेसां कहते हैं ना, उस समय के लोग खुद के लिए इस शब्द का यूज़ तक नहीं करते थे। 1830 के दशक की बात हो रही है कि आज हम जिसको रेनेसां कहते हैं, उस समय के लोग अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये जो टर्म था ना, ये लोग क्या करते थे, हिस्टोरियन जो थे उनके द्वारा गढ़ा गया था, उनके द्वारा क्वाइन किया गया था बाद में 19th सेंचुरी में। किस लिए? हिस्टोरिकल पीरियड है ना, उसके बारे में बताने के लिए ये लोग क्वाइन किए थे, ठीक है। तो 1830 का दशक याद रखना है। इन हुज 1850 वर्क डज द वर्ड रेनेसां ऑल्सो अपीयर? तो किसके 1855 के वर्क में रेनेसां जो टर्म भी दिखाई देता है, रेनेसां टर्म? तो ये नाम याद रखना, जूल्स मिसलेट, इनकी बुक है हिस्टोयर दी फ्रांस, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो फ्रांस का इतिहास। इसमें देखने को मिलता है ये टर्म, रेनेसां टर्म इन्होंने यूज़ किया है, जूल्स मिसलेट को, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेम द अनदर हिस्टोरिकल मूवमेंट कॉल्ड अ रेनेसां। तो ये नाम याद रखना, रेनेसां कहलाने वाले दूसरा कौन हिस्टोरिकल मूवमेंट का नाम बताइए? तो ये नाम याद रखना, कैरोलिंगियन रेनेसां, ये अनदर हिस्टोरिकल मूवमेंट है, ठीक है, रेनेसां कहलाने वाला। एक तो रेनेसां है ही है, तो एक दूसरा भी है, ये अनदर हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसका नाम क्या है, कैरोलिंगियन रेनेसां। ये 8 या 9 सेंचुरी में मतलब इसका नाम क्या था, शार्लेमेन, यानी कि शार्लेमेन के एम्पायर के दौरान एक कल्चर और एक उसका क्या बोलते हैं, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिवाइवल था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नाम इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ द रेनेसां? ह्यूमनिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेनेसां की जब बात आएगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी था, ये वाला, दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, यानी कि किस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ने रेनेसां की भावना को दिखाया, रेनेसां की भावनाओं को बताया, रेनेसां की भावनाओं को एक्सप्रेस किया? तो ह्यूमनिज्म जिसको हम हिंदी में मानवतावाद बोलते हैं। ह्यूमनिज्म जो है ये रेनेसां का सेंट्रल फिलॉसफी था। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसने क्या किया, मिडिल एज के धार्मिक फोकस के बजाय, जैसे मिडिल एज में लोग क्या करते थे, जो मिडिवल पीरियड में लोग ना ज़्यादातर रिलीजन पर ध्यान देते थे, है ना, चर्च वगैरह पे, रिलीजन वगैरह पे ध्यान देते थे। लेकिन ये जो ह्यूमनिज्म है ना, ये इस पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसने किस पे ध्यान दिया, इसने किस पे ध्यान दिया, मानो जो ह्यूमन है, ह्यूमन की क्षमताओं पर, यानी कि उसकी कैपेबिलिटीज़ पर, उसकी सक्सेस पर, और इस दुनिया में उसके महत्व पर जोर दिया, ना कि रिलीजन पर जोर दिया। आगे देखेंगे, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म? सेक्युलर मैन ऑफ लेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा सब बताते जाऊँगी। अब रेनेसां था तो इसलिए रेनेसां का सारा क्वेश्चन ले आया है, सारा फैक्ट ले आया है, ठीक है। तो सेक्युलर मैन ऑफ लेटर्स, ये याद रखना है, ओके।
यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो आपका ये जो ह्यूमनिज़्म मूवमेंट है ये किसने शुरू किया था, तो सेकुलर मैन ऑफ लेटर्स ने शुरू किया था। यानी कि कुछ ऐसे मैन ऑफ लेटर्स मतलब साहित्यकार, जो कैसे थे, जो धर्मनिरपेक्ष जिन्हें कहा जाता है, जो धर्म और पर ध्यान नहीं देते थे। मिडिल एज के विपरीत अगर हम देखें, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट पर चर्च के जो स्कॉलर्स थे लाइक पादरी वगैरह, इनका डोमिनेशन था। लेकिन ह्यूमनिज़्म की शुरुआत उन स्कॉलर्स, उन राइटर ने की जो चर्च से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। मतलब ये लोग ना चर्च से इनका लेना देना नहीं था, यही लोग ने ह्यूमनिज़्म की शुरुआत किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी चर्च के वो स्कॉलर्स थे, पादरी वगैरह, उनका डोमिनेशन तो था, वो चर्च के अलावा कुछ नहीं देखते थे, वो चर्च की मान्यताओं पर ही ध्यान देते थे। लेकिन जो चर्च से नहीं जुड़े थे उन्हें कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। इन लोगों ने ह्यूमनिज़्म की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, हु डोमिनेटेड मिडिवल इंटेलेक्चुअल लाइफ बिफोर ह्यूमनिज़्म। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमनिज़्म से पहले मिडिवल इंटेलेक्चुअल लाइफ पर किसका डोमिनेंस था। तो स्कॉलर, क्लैरसीज एंड स्कॉलिस्टिक फिलोसफी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसका था? स्कॉलिस्टिक फिलोसफी, यानी कि तर्क और चर्च के सिद्धांतों पर आधारित एक मिडिवल सिस्टम था। और ह्यूमनिज़्म ने ये जो सारी सोच थी ना, इसको चुनौती दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसी पे जो था ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ह्यूमनिज़्म से पहले जो मिडिवल इंटेलेक्चुअल लाइफ थी उसका पूरा ध्यान चर्च के सिद्धांतों पर बेस्ड था, यानी कि चर्च वगैरह, रिलीजन वगैरह इसी पर बेस्ड था। ठीक है, जब तक ह्यूमनिज़्म नहीं आया था। अभी हम ह्यूमनिज़्म को अच्छे से समझेंगे। ह्यूमनिज़्म क्या कर रहा था? ह्यूमनिज़्म किस पे ध्यान दिया? जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान दिया। इन विच कंट्री डिड ह्यूमनिज़्म फर्स्ट बिगिन एंड फ्लरिश? तो ये ध्यान रखना है, ह्यूमनिज़्म सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ और फ्लरिश हुआ? तो इटली में। रेनेशा की तरह ही ह्यूमनिज़्म की जड़ें भी इटली में ही थी, जहाँ एंशियंट रोमन विरासत व्यापार में आई समृद्धि ने नए विचारों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार किया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमनिज़्म है सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ था? इटली में शुरू हुआ था, और यहीं पे उसकी जड़ें भी रेनेशा की तरह यहीं पे इसकी जड़ें भी इटली में ही थी। ठीक है, इसमें भी कहाँ पे जो आपके एंशियंट रोमन और जो व्यापार है उसमें भी नए नए विचार आए। नेम टू प्रीडिसेसर्स ऑफ ह्यूमनिज़्म, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ह्यूमनिज़्म के 2 प्रीडिसेसर्स का नाम बताइए। तो अगेन डांटे एंड पेट्रार्क, डांटे आ गए हैं, पेट्रार्क आ गए हैं। ह्यूमनिज़्म कैसे जानेंगे? डांटे स्पेशली पेट्रार्क को क्या कहा जाता है ये ध्यान रखना है, फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म ये ध्यान रखना, स्पेशली पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म कहा जाता है। पेट्रार्क ने क्या किया? एंशियंट जो ग्रीक है, जो रोमन राइटर के वर्क को फिर से खोजा और उनको स्टडी किया, उनको स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे ह्यूमनिज़्म की नींव पड़ी। इन लोगों ने, मतलब पेट्रार्क ने यही किया था, जो भी एंशियंट जो ग्रीक और जो रोमन राइटर थे ना, उनके वर्क को फिर से खोजा और उनको दोबारा से स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो जिससे एक ह्यूमनिज़्म की नींव यहीं से पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेम टू चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ ह्यूमनिज़्म। तो ह्यूमनिज़्म के 2 मुख्य प्रोटैगनिस्ट के नाम बताना है। तो एक का नाम है गियानोज़ो मैनेटी और दूसरे का नाम है लियोनार्डो ब्रूनी। ठीक है, ये नाम याद रखना है दोनों। ठीक है, ये दोनों ना इटालियन ह्यूमनिज़्म थे और जिन्होंने मानव गरिमा की और क्षमता के बारे में विस्तार से लिखा है, यानी कि ह्यूमन की जो गरिमा है, डिग्निटी है और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा। ब्रूनी ने क्या किया? ब्रूनी ने इतिहास यानी कि हिस्टोरिकल राइटिंग में एक नया, जो आप बोल सकते हो सेक्युलर दृष्टिकोण पेश किया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। वॉट 1453 इवेंट गेव ह्यूमनिज़्म अ मेजर बूस्ट। ठीक है, 1453 में किस इवेंट ने ह्यूमनिज़्म का एक बड़ा बढ़ावा दिया? किस इवेंट ने ह्यूमनिज़्म को क्या किया? एक बड़ा बढ़ावा दिया। तो द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल,
जब तुर्कों ने क्या किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य एम्पायर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ से कई स्कॉलर्स जो थे, जो आपके ग्रीक स्कॉलर्स थे, वो अपनी पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो नॉलेज मतलब अपने पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और लर्निंग के साथ भागकर इटली आ गए थे। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। इस इवेंट ने क्या किया था, ह्यूमनिज़्म को एक बड़ा बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डिड ईस्टर्न स्कॉलर्स ब्रिंग टू इटली आफ्टर 1453। तो जो आपके ईस्टर्न स्कॉलर्स थे 1453 के बाद ईस्टर्न स्कॉलर इटली में क्या लेकर आए। ये लोग भाग गए थे इटली, जब वहाँ पे जो तुर्क थे कॉन्स्टेंटिनोपल, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ से जो आपके ग्रीक स्कॉलर्स थे, वो अपने जो पांडुलिपियाँ बोलते हैं ना उसको, मैन्युस्क्रिप्ट को, वो अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और लर्निंग के साथ भागकर इटली आ गए थे। और ये जो विद्वान थे, ये जो स्कॉलर्स थे, इटली आने के बाद क्या किए, क्या लेकर आए थे, तो अपने साथ ये बुक्स लेकर आए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे, ग्रीक स्कॉलरशिप लेके आए थे। कहाँ पे, इटली में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन स्कॉलर्स के आने से प्लेटो जैसे दार्शनिक, ठीक है, तो इन स्कॉलर्स से आने से क्या हुआ कि प्लेटो जैसे जो भी फिलोसोफर थे, उनके जो ओरिजिनल ग्रीक वर्क थे ना, ट्रीटीज थे, वो पश्चिमी यूरोप में पहली बार उपलब्ध हुए, और जिससे ह्यूमनिज़्म स्टडी को बहुत प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट वाज द मेन्स, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज हम जल्दी करेंगे। व्हाट वाज मेन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमनिज़्म, ह्यूमनिज़्म का मेन सब्जेक्ट क्या था। ठीक है, मेन विषय क्या था उसका, तो ह्यूमन नेचर एंड इट्स अचीवमेंट। ह्यूमनिज़्म ने किस पे जोर दिया, अगर कोई पूछे जैसे कि ह्यूमनिज़्म आपका जो रेनेशा है ना, सबसे ज़्यादा ह्यूमनिज़्म पे जोर दिया, और ह्यूमनिज़्म ने किस पे जोर दिया, ह्यूमनिज़्म ने किस पे जोर दिया, ये पूछा जा रहा है। तो ह्यूमनिज़्म का जो ध्यान था ना, ह्यूमनिज़्म मानवतावाद, इसका जो ध्यान था, इसने किस पे जोर दिया, इसने ईश्वर पे जोर नहीं दिया, इसने रिलीजन पे जोर नहीं दिया, इसने चर्च पे जोर नहीं दिया, बल्कि इन सब से हट कर इसने किस पे जोर दिया, इसने इस पे जोर दिया कि ह्यूमन क्या है, मनुष्य क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, वह इस बात मतलब वह इस दुनिया में क्या महान काम कर सकता है, इस पर जोर दिया ह्यूमनिज़्म ने। समझ में आया, यही है ह्यूमनिज़्म। इस पे नहीं जोर देना कि ईश्वर है और रिलीजन है, चर्च है, या हम किसी धर्म को मानते हैं तो बस ब्लाइंडली फॉलो करें, इस पे ह्यूमनिज़्म जोर नहीं देता है। ह्यूमनिज़्म ये जोर देता है कि ह्यूमन की क्षमताएं क्या है, ह्यूमन क्या है एक्चुअल में, एक इंसान क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, वो दुनिया में क्या क्या महान काम कर सकता है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, वो हर चीज़ में। ये ह्यूमनिज़्म का कहना है कि हर चीज़ में तर्क लगाओ, हर चीज़ में सवाल करो, ये नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। ये ह्यूमनिज़्म कहता है, ब्लाइंडली मत फॉलो करो। अगर आप किसी रिलीजन को भी मानते हो, ह्यूमनिज़्म तो डायरेक्ट बाइबल भी दे देता है कि आप पढ़ो। अगर आप बाइबल को भी पढ़ रहे हो, तो बाइबल को पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप क्वेश्चन करो, अपना तर्क डालो, क्या ये चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। मतलब बाइबल पढ़ के आप क्या करो, उसको इवालुएट भी करो। ठीक है, कि क्या चीज़ें सही हैं, क्वेश्चन करो, तर्क करो। ये ह्यूमनिज़्म का कहना है। ऐसा नहीं ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर लें। हम किसी रिलीजन को मानते हैं तो ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। कहते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे, गुनाह करेंगे, पाप करेंगे तो इसका क्या होगा, मतलब कोई गलत काम करेंगे तो पाप मिलेगा। ये कहता है कौन, मिडिल एज के लोग कहते थे, मिडिवल पीरियड में ये कहा जाता था, जो चर्च से लोग जुड़े हुए थे। लेकिन ह्यूमनिज़्म इन सभी से नकारता है, इन सभी से हटकर यही बोलता है कि मनुष्य क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, वो दुनिया में क्या क्या महान काम कर सकता है, वो तर्क के साथ सवाल करे, ये सारी चीज़ें ये बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डॉक्ट्रिन स्ट्रेस्ड बाय ह्यूमनिज़्म मीन्स यूनिटी ऑफ ट्रूथ। तो ह्यूमनिज़्म द्वारा जो बल दिए गए किस डॉक्ट्रिन का अर्थ सत्य की एकता है, तो वो नाम आपने याद रखना है, सिनक्रिटिसिज्म। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट क्वालिटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैन डिड ह्यूमनिज़्म एम्फेसाइज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कि ह्यूमनिज़्म ने मनुष्य के किस क्वालिटी पर जोर दिया। तो मैंने अभी बताया द डिग्निटी ऑफ मैन पर। किस पे जोर दिया, द डिग्निटी ऑफ मैन पर। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ मैन पर जोर दिया, यानी कि मिडिवल सोच के विपरीत। मिडिवल सोच क्या थी, जो मिडिवल एरा था उसकी सोच ये थी कि जो मनुष्य के पापों पर जोर दिया जाता था, मनुष्य काम करेगा, अगर कोई ऐसा काम करता उसको पाप मिलेगा। रिलीजन पे जोर दिया जाता था, चर्च पे जोर दिया जाता था। लेकिन इन सब से हटकर ह्यूमनिज़्म ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि जो मानव है
वो एक गौरवशाली प्राणी है, उसके डिग्निटी के लिए बात करता है, जो तर्क करना और महान चीज़ें बनाने में सक्षम है, कैपेबल है। ठीक है, उसके अंदर, मनुष्य के अंदर है वो चीज़ें, वो कैपेबल है कि वो तर्क कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है हर चीज़ में। व्हाट नोबल एक्टिविटी रिप्लेस मिडिवल पेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि किस नोबल एक्टिविटी ने मिडिवल पेनेंस का स्थान ले लिया, यानी कि आप बोल सकते हैं पेनेंस मतलब तपस्या। तो क्रिएटिविटी, स्ट्रगल एंड मास्टरी ओवर नेचर। पापों के लिए पश्चाताप करने के बजाय मिडिवल जो आपकी ह्यूमनिज्म है, इसने किस पे जोर दिया, आदर्श बन गया। इसने इस पे जोर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करे नेचर को समझने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए, ना कि इस पे जोर दिया जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, पापों का पाप कर दिया मैंने, ये पाप कर दिया मैंने, इस धर्म का अपमान कर दिया, पाप कर दिया, इसका मुझे रिपेंट करना। ये सब नहीं सिखाता है ह्यूमनिज्म। व्हाट रीबर्थ डिड ह्यूमनिज्म लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे ह्यूमनिज्म किस रीबर्थ की आशा करता है, तो द रीबर्थ ऑफ लॉस्ट ह्यूमन स्पिरिट एंड विजडम। यानी कि यह केवल पुरानी किताबों को फिर से पढ़ने के बारे में नहीं था, बल्कि जो प्राचीन दुनिया का जो जिज्ञासु, जो क्रिएटिविटी, जो भावना, इमोशन, उसको फिर से जीवित करने के बारे में था। फ्रॉम व्हाट मेंटल स्ट्रक्चर्स डिड ह्यूमनिज्म फ्री मैन, तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। इसकी बात करेंगे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमनिज्म ने पुरुषों को, मेल को किन मानसिक बंधनों से मुक्त किया, तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से। ह्यूमनिज्म यही कहता ना, ह्यूमनिज्म लोगों को कहता सवाल पूछो, तर्क करो, आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे चर्च के हर सिद्धांत को बिना सवाल किए स्वीकार करने में मिडिवल पीरियड क्या करता था, चर्च के हर सिद्धांत को मतलब फॉलो करता था, रिलीजन के हर चीज़ को फॉलो करता था बिना सवाल किए। लेकिन ह्यूमनिज्म सिखाता है कि आप सवाल पूछो, सोचो, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, व्हाट टू इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ डिड ह्यूमनिज्म इंस्पायर, तो फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म। ये ध्यान रखना है, मतलब ह्यूमनिज्म ने किस दो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को प्रेरित किया, तो फ्री इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म, स्वतंत्र जांच और आलोचना। इसने इस विचार को बढ़ावा दिया कि कोई भी वर्क हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो अरिस्टोटल जैसा कोई एंशियंट दार्शनिक हो, प्राचीन पुराना दार्शनिक हो, किसी पर भी आंख बंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो चर्च हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे अरिस्टोटल जैसा महान आदमी हो, किसी पर भी आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको खुद जांचना चाहिए, खुद आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए। इसी इमोशन ने बाद में क्या लाया, एक साइंटिफिक क्रांति की नींव रखी। तो ये ध्यान रखना, ये सब ह्यूमनिज्म सिखाता है। ठीक है, व्हाट न्यू कॉन्फिडेंस डिड ह्यूमनिज्म इंस्पायर इन पीपल, तो ह्यूमनिज्म ने लोगों में वो कौन सा नया आत्मविश्वास जगा दिया, तो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन थॉट एंड क्रिएशन। ह्यूमनिज्म से पहले लोग क्या करते थे, मेनली धार्मिक ग्रंथों से, पूरी तरह से धार्मिक जो रिलीजन के बुक्स वगैरह हैं, जो ग्रंथ वगैरह हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर रहते थे। ह्यूमनिज्म ने सिखाया कि मनुष्य अपने तर्क, यानी कि ह्यूमन अपने लॉजिक से, अपनी बुद्धि से, अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से दुनिया को समझ सकता है और महान चीज़ों का निर्माण कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप ब्लाइंड हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, विच इन्वेंशन हेल्प स्पेयर्ड ह्यूमनिज्म नॉर्थवर्ड, तो प्रिंटिंग, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस इन्वेंशन ने ह्यूमनिज्म को उत्तर की ओर फैलाने में मदद की, तो प्रिंटिंग ने। यानी कि ह्यूमनिज्म उत्तर की तरफ कब कैसे फैला, ठीक है, नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ कैसे फैला, तो प्रिंटिंग ने फैलाया, छपाई। 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 15वीं सेंचुरी की बात अगर हम करें, सबसे ज़्यादा ह्यूमनिज्म ये रेनेसां ना प्रिंटिंग की वजह से फैला है। ठीक है, तो नॉर्थ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग की वजह से फैला है। 15वीं सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 15वीं सेंचुरी में, जिससे क्या होगा, इस आविष्कार ने किताबों को क्या कर दिया, बुक्स को सस्ता बना दिया और सुलभ बना दिया, यानी कि हर जगह चीज़ें मिलने लगी, इजी हो गई। इससे जो ह्यूमनिज्म विचार हैं, जो थॉट हैं, जैसे कि इरोस्मस की राइटिंग, इटली से निकलकर जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो उत्तरी यूरोपीय देशों में तेज़ी से फैल सका था, जो रेनेसां था, जो ह्यूमनिज्म था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं हु वॉज द फोरमोस्ट नॉर्दर्न ह्यूमनिस्ट, तो ये नाम याद रखना है कि फोरमोस्ट नॉर्दर्न ह्यूमनिस्ट कौन है, यानी कि फोरमोस्ट नॉर्दर्न ह्यूमनिस्ट में सबसे अग्रणी कौन थे या कौन थे, तो नाम याद रखना है डेसिडेरियस इरोस्मस, ये नाम आपने याद रखना है।
ठीक है। ये जो थे ना, ये रॉटरडैम के इरास्मस जो आपके नॉर्दर्न रेनेशा के सबसे प्रभावशाली स्कॉलर थे। इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ह्यूमनिज्म सिद्धांतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया था और चर्च की कृतियों की आलोचना भी की थी, चर्च की जो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। तो कौन सा वर्क है जो 1509 में आया था, किसका, एरोस्मस का, जो ह्यूमनिज्म का प्रतीक है, ह्यूमनिज्म का सिंबल है। तो प्रेज ऑफ फॉली, ये याद रखना है, प्रेज ऑफ फॉली। ये एक ना एक सैटारिकल बुक है जिसमें एरोस्मस ने क्या किया है, सोसाइटी और स्पेशली जो कैथोलिक चर्च है उनके अंदर जो भी अंधविश्वास हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, उन सभी पर इन्होंने मजाक बनाया है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट मेजर मूवमेंट डिड ह्यूमनिज्म हेल्प स्पार्क, तो द रिफॉर्मेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ह्यूमनिज्म ने किस बड़े मूवमेंट को चिंगारी देने में मदद की, तो द रिफॉर्मेशन। अब ह्यूमनिज्म तो मानता नहीं था चर्च वगैरह को, है ना, वो ही नहीं मानता था, और वही चीज़ रिफॉर्मेशन भी नहीं मानता। तो इसको ना क्या किया, इस बड़े मूवमेंट को चिंगारी देने की मदद किसने किया था, तो ये ह्यूमनिज्म ने किया था। ह्यूमनिज्म ने लोगों को बाइबल जैसे जो वर्क हैं, बाइबल जैसे जो बुक हैं, उनको खुद पढ़ने के लिए, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। और इसी भावना ने मार्टिन लूथर जैसे थिंकर को चर्च के अधिकार को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया, जिससे आपका द रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ डिड एरोस्मस एंड मेनी ह्यूमनिस्ट रिएक्ट टू द रिफॉर्मेशन दे रिक्वायर्ड फ्रॉम इट। तो ये ध्यान रखना है कि इरास्मस और कई जो मतलब आपके ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट पर कैसी रिएक्शन दिया था, कैसी प्रतिक्रिया दी थी। तो दे रिक्वायर्ड फ्रॉम इट, वो इससे पीछे हट गए। ऑल्दो इरास्मस जो थे ना, वो चर्च में सुधार चाहते थे, जो भी मैंने ये नाम बताया ना इरास्मस, ये चर्च में चाहते थे कि सुधार हो, लेकिन वे इसे तोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया, बहुत ही वायलेंट हो गया, जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हो गया, तो इरास्मस जैसे जो भी आपके ह्यूमनिस्ट थे, वो इससे डर गए और उन्होंने कैथोलिक चर्च छोड़ने से इनकार भी कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना। बाय द एंड ऑफ विच सेंचुरी हैड रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन डोमिनेटेड यूरोप, तो द 16th सेंचुरी, 16th। तो किस सेंचुरी के लेट, ठीक है, किस सेंचुरी के अंत तक जो आपका रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट यूरोप पर हावी हो गया था, तो 16th सेंचुरी के लेट, ठीक है, द लेट 16 मतलब लास्ट तक, एंड ऑफ, यहाँ पे द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। नेक्स्ट पे आएंगे, एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल लाइफ वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ व्हाट। पूछा जा रहा है कि 16th सेंचुरी के लास्ट में, अंत में, जो इंटेलेक्चुअल लाइफ थी वो किस एज की दहलीज पर था, तो द एनलाइटनमेंट की दहलीज पर था। यानी कि धार्मिक जो युद्ध हो गया था, धार्मिक तबाही आ गई थी, रिलीजन में तबाही आ चुकी थी। तो तबाही आने के बाद जो थिंकर थे वो लॉजिक और विज्ञान पर ध्यान देते थे, है ना, विज्ञान पर ध्यान देते थे, उसी में नया रास्ता ढूंढते थे। तो इस खोज ने क्या किया, 18th सेंचुरी के एनलाइटनमेंट की नींव रखी। इन विच फील्ड वॉज रेनेशा स्पिरिट मोस्ट शार्पली फॉर्मुलेटेड, तो आर्ट। ये ध्यान रखना है किस फील्ड में रेनेशा की भावना सबसे क्लियर रूप से हमें देखने को मिलती है, तो आर्ट में, कला में। कला जो था ना, ये रेनेशा के आदर्श जैसे कि ह्यूमनिज्म, जैसे कि रियलिस्टिक, जैसे कि साइंस के साथ क्या करना, कॉम्बिनेशन मिलाना, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ वाज आर्ट व्यूड इन द रेनेशा, तो एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ध्यान रखना है कि रेनेशा में, रेनेशा पीरियड, रेनेशा में कला को किस रूप में देखा जाता था, आर्ट को किस रूप में देखा जाता था, तो ज्ञान की एक शाखा के रूप में, अब एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी कि उस दौर में जो कला थी ना, वो केवल सजावट नहीं थी। जैसे कि आज हम देखेंगे पेंटिंग्स बनी है तो सजावट लगती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उस दौर में क्या था, उस दौर में जो कला था वो केवल सजावट नहीं, बल्कि दुनिया को जानने और समझने का एक ना साइंटिफिक मेथड था। इसमें शरीर का जो रचना था, विज्ञान थी, ये सारी चीज़ें इसमें, मतलब इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट पे आएंगे, फॉर विच आर्टिस्ट वॉज आर्ट अ साइंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, तो लियोनार्डो दा विंची। ये नाम याद रखना है। किस पेंटर के लिए कला एक साइंस और नेचर का
क्या था, एक्सप्लोरेशन था। तो लियोनार्डो डा विंची थे। लियोनार्डो जो थे ना, ये अपनी कला को वैज्ञानिक सटीकता पर आधारित करते थे। इन्होंने मानव शरीर, जैसे कि इन्होंने मानव स्ट्रक्चर था, जैसे कि मानव शरीर हो गया, प्लांट्स हो गया, जानवर हो गए, मशीनों, इन सभी का इन्होंने क्या किया, बहुत गहराई से अध्ययन किया। और यही अध्ययन उनकी पेंटिंग्स में इतना हमें सजीव दिखता था। मतलब इन सभी पे इन्होंने क्या किया था, बहुत गहराई से अध्ययन किया। और जब ये पेंटिंग्स बनाते थे इन सभी का, जैसे पौधों का पेंटिंग्स बनाए, जैसे जानवर का पेंटिंग बना देते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो लिविंग है, ऐसा उसमें भाव डाल देते थे उनके चेहरे वगैरह पे। ऐसा लगता था कि वो भी लिविंग है। इनकी पेंटिंग्स में सारी चीज़ें एकदम रियलिस्टिक लगती थी, लिविंग लगती थी। समझ में आया। नेक्स्ट पे आएंगे, ऑन व्हाट वाज रेनेसा आर्ट सपोज टू बी बेस्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ द विजिबल वर्ल्ड। रेनेसा जो है, रेनेसा की जो कला है, जो आर्ट है, वो किस पर आधारित मानी जाती थी, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द विजिबल वर्ल्ड पर। यानी कि मिडिल एज में क्या होता था, जो मिडिल एज में जो कला होती थी, यानी कि मिडिवल पीरियड में जब जो कला होती थी, वो अक्सर कैसी होती थी, सिंबॉलिक होती थी। और रेनेसा के जो पेंटर हैं, उन्होंने दुनिया को वैसे ही पेंट किया, वैसे ही चित्रित करने का प्रयास किया जैसे वास्तव में दुनिया दिखती है। यानी कि इन्होंने रियलिस्टिक पे जोर दिया। आप अगर देखोगे, ठीक है, मिडिवल पीरियड में अगर देखोगे, तो मिडिवल पीरियड के जो पेंटर थे, वो जब आप पेंटिंग वगैरह करते थे, वो चित्रकारी वगैरह करते थे, तो हमें लगता था सिर्फ सजावटी है, वो सिर्फ सजावटी है, उसमें मतलब बहुत अच्छे से सजा उजा के बनाते थे, लेकिन उसमें कुछ भी रियलिस्टिक देखने को नहीं मिलता था। लेकिन रेनेसा के जो पेंटर हैं, स्पेशली आपके लियोनार्डो डा विंची, ठीक है, रेनेसा के जो पेंटर हैं, इन्होंने सेम जैसे दुनिया, जैसे एक पर्सन होता है ना, जैसे एक पर्सन हो, अगर उसी पर्सन का अगर पिक्चर बना दिया जाए, तो ये लोग क्या करते थे ना, उसका अगर चित्रकारी करते थे, तो ये लोग उसमें ऐसे बना देते थे ना, ऐसा लगता था कि वो रियल है, रियलिस्टिक है। तो रियलिस्टिक पे जोर देते थे लोग, जैसे वास्तव में दुनिया दिखती है, उसी चीज़ को ये लोग उसी में उतार देते थे। समझ में आया। रियलिस्टिक पे ये लोग जोर देते थे। नेम 3 मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ रेनेसा आर्ट। तो रेनेसा जो आर्ट है, उसके 3 मैथमेटिकल प्रिंसिपल हैं, उसके नाम बताना है। तो बैलेंस है, हार्मनी है, पर्सपेक्टिव है। यानी कि जब पेंटर इन सिद्धांतों का यूज़ करके अपनी रचनाओं को बहुत अधिक रियलिस्टिक और सुंदर बनाते थे। बैलेंस, हार्मनी एंड पर्सपेक्टिव। समझ में आया। पर्सपेक्टिव वो डिवाइस है जिससे एक सपाट सतह पर क्या की जाती थी, 3D का प्रभाव, जो 3D का भ्रम पैदा किया जाता था। पर्सपेक्टिव यानी कि कोई पिक्चर है, उसको इस तरह 3D स्टाइल में बनाना, ऐसा लगता था कि मानो वो कोई पर्सन अभी निकल के बाहर आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह। आगे देखेंगे, नेम 2 रेनेसा पेंटर्स। तो 2 रेनेसा पेंटर का नाम हमें बताना है। तो कौन से वो 2 रेनेसा पेंटर हैं, मसाचियो हैं एंड बोत्तिचेल्ली हैं। तो ये दोनों नाम याद रखना है, मसाचियो एंड बोत्तिचेल्ली, ठीक है। बोत्तिचेल्ली, मसाचियो जो थे ये भी अच्छे थे, पेंटर थे। एंड ये जो बोत्तिचेल्ली थे, ये भी अपने माइथोलॉजी थीम पर आधारित पेंटिंग्स वगैरह करते थे, जो द बर्थ ऑफ वीनस के लिए ये फेमस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेम 2 रेनेसा स्कल्पचर्स। तो 2 रेनेसा स्कल्पचर्स का नाम बताना है। तो एक का नाम है डोनाटेलो, दूसरा का नाम है माइकल एंजेलो, जो अभी हमने पढ़ा। डोनाटेलो एंड माइकल एंजेलो ये रेनेसा स्कल्पचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोनाटेलो ये कौन है, ये रेनेसा के एक महान स्कल्पचर थे, जिन्होंने अपनी मूर्तियों में भावनाओं को भी दिखाया। इनकी मूर्ति अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जो पर्सन उसमें खड़े हैं, वो उनकी भावनाओं, उनके चेहरे के हाव भाव को देखोगे, ऐसा लग रहा है वो सच में रो रहे हैं या सैड है, या भावनाओं में, पूरी भावनाओं को दिख रहा है, पूरे इमोशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो रेनेसा के जो पेंटर्स हैं, जो स्कल्पचर हैं, वो रियलिस्टिक पे जोर देते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इनकी अगर बात करें, माइकल एंजेलो की बात करें, तो इन्होंने भी डेविड की मूर्ति रेनेसा स्कल्पचर की शिखर मानी जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेम 2 रेनेसा आर्किटेक्ट। तो रेनेसा के 2 आर्किटेक्ट का नाम बताना है। एक का नाम है अल्बर्टी, ठीक है, एक का नाम है ब्रूनेलेस्की। ये दोनों नाम याद रखना है। ब्रूनेलेस्की जो है ना, ये फ्लोरेंस कैथेड्रल के विशाल गुम्मद के डिज़ाइन और निर्माण के लिए फेमस है। यानी कि फ्लोरेंस में जो गुम्मद बना था, उसकी डिज़ाइन इन्होंने ही की थी, उसके लिए ये फेमस है। एंड अल्बर्टी जो है, ये एक प्रमुख सिद्धांतकार थे। इन्होंने आर्किटेक्ट पर प्रभावशाली बहुत सारे वर्क लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट की ह्यूमनिस्ट कॉन्सेप्ट डिड आर्ट एक्सप्रेस द डिग्निटी ऑफ मैन। तो ये भी ध्यान रखना है कि कला ने भी क्या किया है, किस पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो कला है, कला ने किस प्रमुख ह्यूमनिस्ट कॉन्सेप्ट को व्यक्त किया है, तो इसने भी किया है डिग्निटी ऑफ मैन।
यानी कि रेनेशा कला, जो रेनेशा का आर्ट है, उसने भी मनुष्य को अक्सर एक हीरो के रूप में सुंदर, मजबूत, सक्षम दिखाया है। इसका कहना है कि मनुष्य जो है, जो ह्यूमन है ना, वो कोई मतलब साधारण प्राणी नहीं है, वो भी असाधारण प्राणी है, जिस तरह ह्यूमनिज्म जो कहता है। वॉट प्रीसीड द रेनेशा इन द लेट 13th सेंचुरी, तो प्रोटो रेनेशा, ये याद रखना है, ठीक है। प्रोटो रेनेशा 13th सेंचुरी के अंत में इटली में रेनेशा से पहले क्या आया? जब 13th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी ना, तो उस समय इटली में रेनेशा से पहले कोई चीज़ आई थी। वो क्या था? वो प्रोटो रेनेशा था, यानी कि धीरे धीरे रेनेशा की बीज बोई जा रही थी। मैंने ऊपर पढ़ाया भी, तो उसे कहते हैं प्रोटो रेनेशा। ये रेनेशा से ठीक पहले समझ लो कि ये शुरुआती थी, ये तैयारी का दौर था, जो चेंजेस, बदलाव हो रहे थे। किसकी वजह से? गियोटो, जो मैंने नाम बताया ऊपर ना, गियोटो के आर्ट में दिखने शुरू हो गए थे। फॉर वॉट मूवमेंट डिड द प्रोटो रेनेशा ड्रॉ इंस्पिरेशन, तो प्रोटो रेनेशा ने किस मूवमेंट से प्रेरणा ली थी? तो ये याद रखना, फ्रांसिस्कन रेडिकलिज्म, इससे प्रेरणा ली थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, ठीक है, ये नाम याद रखना है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था, ये मूवमेंट, फ्रांसिस्कन रेडिकलिज्म, ठीक है। फ्रांसिस्कन मूवमेंट इन्होंने किया था, मतलब इन्होंने ही फाउंड किया था। किसने? सेंट फ्रांसिस ऑफ असीस, इनके द्वारा ही फाउंड किया गया था फ्रांसिस्कन मूवमेंट। और ये जो फ्रांसिस्कन मूवमेंट था ना, ये किस पे जोर देता था? नेचर के प्रति प्रेम, मतलब नेचर पे ज़्यादा जोर देता था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो इस विचार ने क्या किया? जो पेंटर्स थे, पेंटर्स को क्या किया इन्होंने? धार्मिक जो दृश्य है उसको अधिक मानवीय और नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया, ठीक है। यानी कि कोई भी इन जो पेंटर्स थे, जब अपनी पेंटिंग वगैरह करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, तो एकदम नेचुरल लगती थी चीज़ों को। व्हाट थियोलॉजी डिड सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, यही नाम है, ध्यान रखना है, रिजेक्ट। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने किस थियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया? तो ये नाम याद रखना है, स्कॉलिस्टिसिज्म को। इस थियोलॉजी को इन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, बहुत मतलब धर्म से रिलेटेड था, इसलिए इसको खारिज कर दिया। इसके बजाय इन्होंने किस पे ध्यान दिया? सीधी सादी और हृदय को महसूस की जाने वाली आस्था में समर्थन दिया। किसने? इन्होंने, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने। व्हाट डिड सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी प्रेज इन नेचर, तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने क्या किया? नेचर में किस चीज़ की तारीफ़ की? तो उसकी ब्यूटी, स्पिरिचुअल वैल्यू की तारीफ़ की। इनका मानना था कि जो नेचर है ना, वो ईश्वर की क्रिएटिविटी है, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने नेचर को एक दोस्त के रूप में देखा था। इनको लगता था कि नेचर एक दोस्त के रूप में है, नेचर में जाने से, नेचर को देखने से एक आध्यात्मिक शांति मिलती है, जबकि उस समय के कई लोग नेचर को खतरनाक मानते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हु वॉज इंस्पायर्ड बाई सेंट फ्रांसिस टू एंजॉय द वर्ल्ड, तो इटालियन आर्टिस्ट एंड पोएट्स। सेंट फ्रांसिस से दुनिया का आनंद लेने वाले वो मतलब कौन प्रेरित हुए? तो इटालियन पोएट थे और पेंटर थे, इन्होंने ही, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है। चूँकि सेंट फ्रांसिस जो थे ना, वो नेचर प्रेमी थे, लाइक वर्ड्सवर्थ, तो इन्होंने बहुत नेचर से प्रेम करते थे सेंट फ्रांसिस। तो उससे क्या हुआ? जो पेंटर्स थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बहुत ही सुंदर, बहुत ही लैंडस्केप बनाने के लिए प्रेरित हुए थे इनसे, सेंट फ्रांसिस से, इनसे काफ़ी प्रेरित हुए थे। इसलिए पेंटर मतलब इटालियन पेंटर्स और पोएट्स काफ़ी प्रेरित हुए थे। और जो पेंटर्स थे, जब अपनी पेंटिंग्स वगैरह करते थे तो बहुत सुंदर बनाते थे नेचर के बारे में। और पोएट्स भी थे, तो वो भी क्या करते थे? अपनी पोइट्री में नेचर की सुंदरता के बारे में बताते थे। इस तरह समझ में आया। नेक्स्ट पे आएंगे, हु वॉज द मोस्ट फेमस प्रोटो रेनेशा आर्टिस्ट, तो गियोटो, ये नाम याद रखना है। अगर बात पूछा जाए कि प्रोटो रेनेशा के सबसे फेमस पेंटर कौन थे, तो गियोटो थे। गियोटो को रेनेशा आर्ट का जनक माना जाता है। इन्होंने मिडिल एज के जो सपाट, यानी कि मिडिल एज के जो पेंटर वगैरह थे, वो जब अपनी पेंटिंग करते थे, वो अपनी चित्रकारी करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, बहुत सपाट बनाते थे और बेजान चित्रकारी करते थे। ऐसा लगता था हाँ वाकई में ये नॉन लिविंग चीज़ ही है, जो मिडिवल पीरियड के जो पेंटर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, गियोटो ने क्या किया, मिडिवल की जो स्टाइल थी पेंटिंग वगैरह करने की, चित्रकारी वगैरह करने की, उस स्टाइल को छोड़कर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा पेंटिंग्स बनाया या ऐसी चित्रकारी की जो पूरी 3D में दिखने वाली पेंटिंग्स बनाई। ऐसा लगे 3D में हो और ऐसा लगे कि मानो अगर आप नज़दीक से देखोगे तो
उस पेंटिंग्स का या उस चित्रकारी का, अगर उस पर्सन का चेहरे तक आप देख सकते हो कि हाँ उसके हाव भाव को देख सकते हो। इस तरह इन्होंने एकदम रियलिस्टिक चीज़ें बनाई। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया, मिडीवल एरा के जो सपाट और बेजान चित्रकला शैली को छोड़कर भावनाओं से भरपूर 3D दिखने वाली पेंटिंग्स बनाई। ये ध्यान रखना है। गियोटे ऑन व्हाट टू क्वालिटीज डिड गियोटे स्टाइल डिपेंड? तो क्लियर स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये ध्यान रखना है कि गियोटे की स्टाइल किन 2 गुणों पर निर्भर रहती है? तो क्लियर स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ पर। क्लियर स्ट्रक्चर का मतलब इनकी पेंटिंग्स आप देखोगे ना तो इनकी पेंटिंग्स की कहानी आसानी से समझ में आ जाती है। साइकोलॉजिकल डेप्थ की अगर बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पिक्चर में मौजूद जो लोग होंगे ना, उनके चेहरों को आप देखोगे ना, दुखी, खुशी, आश्चर्य जैसे असली भाव दिखाई देते हैं। ये इनके लिए जाने जाते थे, गियोटे का स्टाइल है ये। ठीक है। व्हाट स्टाइल डिड गियोटे डिपार्ट फ्रॉम? किस स्टाइल को गियोटे ने छोड़ दिया था? तो फ्लैट, डेकोरेटिव, हायरार्किकल स्टाइल। ये किसकी थी? ये मिडीवल एरा की थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये मिडीवल एरा की थी। ये स्टाइल कौन फॉलो करता था? मिडीवल एरा के जो पेंटर्स थे वो फॉलो करते थे, लेकिन गियोटे ने इस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ को अपनाया। समझ में आया? एंड हु वॉज गियोटो कंटेम्प्रेरी पोएट? तो डांटे। ये ध्यान रखना है। तो गियोटे के कंटेम्प्रेरी पोएट कौन थे? आपके डांटे थे। गियोटे जो है वो आर्ट में अपना नया कर रहे थे, वहीं नया कौन कर रहा था? डांटे भी लिटरेचर में अपना नया कर रहे थे। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में रेनेसा की भावनाओं को, मतलब रेनेसा में कुछ नया कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में। ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र में नया कर रहे थे। तो ये दोनों ही रेनेसा की भावना के प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट कंसर्न डिड डांटे पोइट्री शेयर विद गियोटो आर्ट? तो इनवर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये ध्यान रखना है। डांटे की पोइट्री, ठीक है, डांटे की पोइट्री और गियोटे की आर्ट में कौन सी कंसर्न समान होती है? तो इनवर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि मनुष्य का आंतरिक अनुभव। दोनों ही अपने वर्क में मनुष्य की, यानी कि ह्यूमन की जो भीतरी दुनिया है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो सारा कुछ ये लोग दिखाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन व्हाट वेज डट डांटे डिवाइन कॉमेडी बिलोंग टू द मिडिल एज? यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है वो किस मायनों में मिडिल एज से संबंधित है? तो इन प्लान एंड आइडियाज़। इस पोएम का अगर हम मूल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इसमें इन्होंने हेल की बात की है, इन्होंने इसमें हेवन की बात की है, और इसके पीछे धार्मिक विचार पूरी तरह से मिडिवल ईसाई धर्म पर आधारित है। ठीक है, ये डांटे की डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन कॉमेडी एंटिसिपेट्स द रेनेसा? ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है डिवाइन कॉमेडी का कौन सा वो एस्पेक्ट है जो रेनेसा की भविष्यवाणी करता है? तो इट्स सब्जेक्टिव स्पिरिट एंड एक्सप्रेशन। ये ध्यान रखना। भले ही स्ट्रक्चर इन्होंने डिवाइन कॉमेडी में, भले ही स्ट्रक्चर इन्होंने मिडिवल चीज़ का इन्होंने रखा है स्ट्रक्चर, लेकिन पोएम में डांटे का पर्सनल जो यात्राएं हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, खुद को कहानी का हीरो बनाना, ये क्या है? एक रेनेसा का इंडिविजुअलिज्म की तरफ इशारा भी करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 70 पे पहुंच गए हैं। नेम टू अदर प्रोटो रेनेसा फिगर्स बिसाइड डांटे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डांटे के अलावा कौन से 2 वो प्रोटो रेनेसा के 2 दूसरे पोएट हैं, इनका नाम बताना है। डांटे के अलावा कौन से अदर 2 प्रोटो रेनेसा के फिगर हैं? तो पेट्रार्क हैं एंड बोकाशियो। दोनों नाम याद रखना, तीनों नाम याद रखना, प्रोटो रेनेसा के हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, ये नाम दोनों याद रखना है। ठीक है, मतलब ये दोनों डांटे के बाद इटालियन राइटर थे। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। बोकाशियो अपनी स्टोरीज, जो अपनी स्टोरी का कलेक्शन है, डेकामेरॉन के लिए फेमस हैं। ये ध्यान रखना। व्हाट इवेंट इन 1348 सबमर्ज्ड ह्यूमनिस्टिक स्टडीज? तो द प्लेग। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1348 की किस इवेंट ने ह्यूमनिज्म स्टडी में डुबो दिया था? ह्यूमनिज्म स्टडीज़ को क्या कर दिया था? डुबो दिया था। ह्यूमनिज्म तो हो ही रहा था, मतलब ये बढ़ रहा था, लेकिन कुछ तो आ गया, एक इवेंट आ गया, एक घटना घट गई जिसकी वजह से ये क्या हो गया? बंद हो गया। तो द प्लेग नाम याद रखना है, द प्लेग। 1348 में क्या हो गया था कि फैला ब्लैक डेथ। ठीक है, ब्लैक डेथ ये एक भयानक बीमारी थी, प्लेग महामारी थी, यूरोप के बड़ी आबादी को ख़त्म कर दिया था, और इसी तबाही के कारण समाज में उथल पुथल मच गई, और जो आर्ट है और जो लर्निंग उसकी जो आगे बढ़ रहा था ना, कुछ समय के लिए रुक गया। ठीक है,
आफ्टर 1348 व्हेन डिड रेनेशा स्पिरिट रीअपीयर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1348 के बाद रेनेशा की भावना फिर से कब रीअपीयर हुई। तो इन द 15th सेंचुरी, ये ध्यान रखना है, इन द 15th सेंचुरी में हुई। ठीक है। प्लेग की तबाही से उभरने के बाद 15th सेंचुरी, यानी कि आप बोल सकते हो 1400 के दशक। इटली में एक बार फिर लिटरेचर, आर्ट, साइंस में वही जोश, वही प्रगति फिर से दिखाई देने लगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली रेनेशा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली रेनेशा कहते हैं। ठीक है, रेनेशा कहते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ लॉन्ग डिड हाई रेनेशा आर्ट फ्लरिश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हाई रेनेशा की आर्ट कितने समय तक फली फूली थी, फ्लरिश हुई थी। तो अबाउट 35 ईयर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि रेनेशा का ये जो गोल्डन एज था बहुत छोटा था, लेकिन इसी छोटे से एज में आर्ट का सबसे महान काम, मतलब आर्ट को सबसे महान वर्क बनाया गया। What were its start and its dates? What were its start and end dates? तो early 1490s to 1527। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत और अंत की तारीखें क्या थी। 1490 के दशक की शुरुआत से 1527 तक, यानी कि यह वह शिखर पीरियड था जब लियोनार्डो, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे महान पेंटर्स एक साथ काम कर रहे थे। What event ended the High Renaissance in 1527? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1527 में किस घटना ने हाई रेनेशा को समाप्त कर दिया था। तो दिस सैक ऑफ रोम, यानी कि रोम पर आक्रमण हो गया। 1527 में क्या हुआ कि रोमन सम्राट चार्ल्स फिफ्थ के सैनिकों ने क्या किया था, रोम शहर को लूट लिया और तबाह कर दिया, और इस घटना से जो कलात्मक माहौल था उसको नष्ट कर दिया गया और इस गोल्डन एज का अंत कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अराउंड हाउ मेनी टावरिंग फिगर डिड हाई रेनेशा आर्ट रिवॉल्व टू 3। ये ध्यान रखना है, यानी कि हाई रेनेशा आर्ट लगभग कितने महान पेंटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो 3 है। ठीक है, इस पूरे महान इसका मुख्य केंद्र क्या है, 3 असाधारण पेंटर्स थे जिनके वर्क ने कला की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हु वर द 3 हाई रेनेशा मास्टर्स? तो लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, राफेल, ये तीनों नाम आपने याद रखना है। ये तीनों इटालियन पेंटर के शिखर माने जाते हैं। ठीक है, ये तीनों इटालियन आर्ट के शिखर माने जाते हैं, जो हाई रेनेशा के ये क्या है, सिंबल हैं। हु वॉज कॉल्ड द अल्टीमेट रेनेशा मैन? तो किससे अल्टीमेट रेनेशा कहा जाता है? तो लियोनार्डो डा विंची को कहा जाता है। ये नाम याद रखना है, क्योंकि लियोनार्डो डी विंची जो थे एक महान पेंटर ही नहीं थे, बल्कि साइंटिस्ट भी थे, एक्सप्लोरर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे। इसलिए इन्हें ना रेनेशा मैन का आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो ये अल्टीमेट रेनेशा मैन। व्हाट क्वालिटी डिड माइकल एंजेलो रेडिएट? तो क्रिएटिव पावर, ये ध्यान रखना है। माइकल एंजेलो की अगर हम बात करें तो उनका कौन सा गुण झलकता है, कौन सी क्वालिटी है, तो वो क्रिएटिव पावर है। माइकल एंजेलो के वर्क में अगर हम देखेंगे ना तो एक स्ट्रेंज और एक शक्तिशाली ऊर्जा देखने को मिलती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं इटालियन में, टेरिबिलिटी। ठीक है। व्हाट वाज द माइकल एंजेलो अल्टीमेट व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन? तो ह्यूमन बॉडी, ये ध्यान रखना है। माइकल एंजेलो की जो अगर हम बात करें एक्सप्रेशन का अंतिम माध्यम क्या था, तो मानव शरीर था। यानी कि माइकल एंजेलो के लिए मानव शरीर ही वो हर भावना, हर इमोशन, हर थॉट और कहानी को एक्सप्रेस करने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। उन्होंने अपनी मूर्तियों, जो वो मूर्ति बनाते थे, चित्र बनाते थे, उसमें मानव शरीर की रचना, उसकी सुंदरता को चरम पर पहुंचाते थे। विच मास्टर्स वर्क एक्सप्रेस द क्लासिकल स्पिरिट? तो राफेल, ये नाम याद रखना है। किस महान पेंटर्स के वर्क ने क्लासिकल भावनाओं को व्यक्त किया? तो राफेल ने। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी लिख लेते हैं। व्हाट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब राफेल वर्क्स? तो हारमोनियस, ब्यूटीफुल एंड सीरीन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा यही जा रहा है कि राफेल के वर्क का अगर हम डिस्क्राइब करने के लिए किन 3 शब्द हैं, तो हारमोनियस है, सामंजस्यपूर्ण है, ब्यूटीफुल है एंड सीरीन है। यानी कि उनकी पेंटिंग्स में हमें बहुत कुछ संतुलन में देखने को मिलता है, बहुत कुछ बैलेंस वे में मिलता है, बहुत ही व्यवस्थित लगता है। ठीक है, यानी कि उनकी पेंटिंग जब हम देखते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव मिलता है।
वॉज लियोनार्डो रिकॉग्नाइज एज ग्रेट इन हिज लाइफ टाइम? यस। तो यहाँ पे क्या लियोनार्डो को उनके लाइफ टाइम में एक महान व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है? बिल्कुल। लियोनार्डो दा विंची अपने लाइफ टाइम में एक लेजेंड बन गए हैं। राजाओं से लेकर आम लोगों तक हर कोई उनकी इनक्रेडिबल टैलेंट और बुद्धि का सम्मान करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, वाई डिड लियोनार्डो पेंट लिटिल डिस्पाइट हिज जीनियस? तो हिज रेस्टलेस रिसर्च लेफ्ट लिटिल टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब अपने टैलेंट के बावजूद लियोनार्डो ने कम पेंटिंग्स क्यों बनाई? क्योंकि उनकी निरंतर खोजों के कारण बहुत कम समय बचता था। लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर ही नहीं थे, वैज्ञानिक भी थे, आविष्कारक भी थे। तो वो मानव शरीर हो गया, मशीन हो गया, प्लांट्स हो गए, भूविज्ञान, इन सभी पर अध्ययन करते थे और इतना डूब जाते थे कि उन्हें पेंटिंग्स करने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए इन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स कम लिखी। नेक्स्ट पे आएंगे, डज लियोनार्डो फेम रेस्ट ऑन मेनी ऑफ फ्यू ऑफ वर्क्स? तो फ्यू वर्क्स, ये ध्यान रखना है। क्या लियोनार्डो का, अगर देखा जाए, क्या लियोनार्डो का फेमस कई वर्क पर आधारित है या कुछ पर? तो कुछ वर्क पर है। आज लियोनार्डो द्वारा बनाई गई कुछ ही पेंटिंग्स बची है, ठीक है, जो गिनी चुनी है, लेकिन है एक्सीलेंट है। नेम वन ऑफ द लियोनार्डो मोस्ट फेमस ऑयल पेंटिंग्स? तो मोनालिसा, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें लियोनार्डो की सबसे फेमस ऑयल पेंटिंग में से एक का नाम है तो मोनालिसा। ये शायद दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, जो पैरिस के लूव्र एक म्यूज़ियम में रखी गई है। ठीक है, इसकी जो, अगर हम देखें, मोनालिसा की जो मिस्टीरियस मुस्कान है वो आज भी जो कला प्रेमी है ना, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नेम अनदर पेंटिंग्स बाय लियोनार्डो, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा है लियोनार्डो की एक और पेंटिंग है, उसका नाम क्या है? तो द वर्जिन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये पेंटिंग लियोनार्डो के प्रकाश और छाया का यूज़ है। इसमें इन्होंने चट्टानों के बारे में बताया गया है, चट्टानों के जो रहस्यमय चित्रण किया गया है, तो ये अपने ध्यान रखना है। विच लियोनार्डो फ्रेस्को हैज़ बैडली डेटरियोरेटेड? द लास्ट सपर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें लियोनार्डो का वो कौन सा फ्रेस्को बुरी तरह से ख़राब हो गया था, तो द लास्ट सपर, यानी कि पिक्चर जब ये पेंटिंग कर रहे थे तो पेंटिंग बनाते समय लियोनार्डो ने एक प्रयोगात्मक डिवाइस का यूज़ किया था जो सफल नहीं रहा। इसी वजह से पेंटिंग्स बनने के कुछ ही समय बाद ख़राब होने लगे और आज उसका जो मूल है, उसका ओरिजिनल स्वरूप काफ़ी हद तक नष्ट हो गया, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे, विद विच हिस्टोरिकल एरा डिड रेनेसां थिंकर एसोसिएट टू क्लासिकल एंटिक्विटी? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रेनेसां के जो थिंकर्स हैं वो किस हिस्टोरिकल एज से खुद को जोड़ते हैं? तो क्लासिकल एंटिक्विटी, यानी कि वे मिडिल एज को छोड़कर जो प्राचीन ग्रीक हैं, जो रोम को, वो गोल्डन एज को अपना प्रेरणा सोर्स मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन व्हाट ईयर वॉज राफेल बॉर्न? किस ईयर राफेल का जन्म हुआ था? तो 1483 में, ये ध्यान रखना है। राफेल का जन्म 1483 में इटली के उर्बिनो सिटी में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उर्बिनो सिटी में। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट वर द लाइफ डेट्स ऑफ कोपरनिकस? तो यहाँ पे वो कोपरनिकस का जो जीवन तिथियाँ हैं वो क्या थी, लाइफ डेट्स क्या थी? तो यहाँ पे याद रखना है 1473 से लेके 1543। ठीक है, यानी कि निकोलस कोपरनिकस वो महान आपके वो थे, खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। तो ये ध्यान रखना है। व्हाट वर द लाइफ डेट्स ऑफ मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर की लाइफ डेट्स क्या है? ये इनकी लाइफ डेट्स हैं, ठीक है, जीवन तिथियां हैं, कब इनका बर्थ हुआ था, कब इनकी डेथ हुई थी। तो मार्टिन लूथर का याद रखना है, ये आपका 1483 से लेके 1546 तक। मार्टिन लूथर कौन थे? ये आपके रिफॉर्मेशन मूवमेंट के जनक माने जाते हैं। मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के, ठीक है, मूवमेंट के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इनिशिएटेड ह्यूमनिज्म, क्लर्सीज एंड सेकुलर मैन? तो सेकुलर मैन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ह्यूमनिज्म की शुरुआत किसने की? पादरियों ने की या फिर सेकुलर मैन ने किया, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो धर्म वगैरह को नहीं मानते हैं, तो भाई सेकुलर मैन ने किया था, ये हमने पढ़ा था ना। ये लोग क्या करते थे, ये मूवमेंट चर्च के बाहर के जो स्कॉलर्स थे, जो पोएट्स थे, जो थिंकर्स थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। ये लोग चर्च को नहीं मानते थे, सेकुलर मैन जो ने, ठीक है, जो अब के सेकुलर मैन है ये नहीं मानते थे। नेम अ हाई रेनेसां स्कल्पचर अदर देन माइकल एंजेलो? तो ये नाम याद रखना है।
कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइकल एंजेलो के अलावा हाई रेनेसा का एक स्कल्पचर का नाम बताना है। तो हाई रेनेसा का एक तो आपके माइकल एंजेलो है, ये एक स्कल्पचर है, और दूसरा नाम कौन सा है, तो एंड्रिया डेल वोरेक्चियो। ठीक है, एंड्रिया डेल वोरेक्चियो, ये नाम याद रखिए। ये वोरेक्चियो जो है ना, ये फ्लोरेंस के एक प्रोमिनेंट स्कल्पचर है और पेंटर थे। ये लियोनार्डो दा विंची के गुरु भी थे। ये नाम याद रखना दोनों का, ये मतलब एक ही है, ये नाम याद रखना है। तो ये आपके हाई रेनेसा के स्कल्पचर थे माइकल एंजेलो के अलावा, और ये लियोनार्डो दा विंची के गुरु भी थे। What effect did painting have on classical text? Their availability grew exponentially। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का जो क्लासिकल ग्रंथ पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनकी उपलब्धि। ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले किताबें क्या थी, हाथ से लिखी जाती थी। जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ था, जब तक छपाई नहीं होती थी, छपाई से पहले हाथी की मतलब जो बुक होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, जो कि बहुत महंगी होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी और मिलती भी नहीं थी। तो जब छपाई हुई, प्रिंटिंग हुआ, प्रिंटिंग ने एंशियंट ग्रीक और रोमन जो वर्क थे, जो बुक थे, उनको बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया, जिससे जो लर्निंग है, जो ज्ञान है, वो तेज़ी से प्रसार हुआ। जब किताबें छपी तो भाई जल्दी जल्दी ज्ञान बढ़ा, जिसके पास किताबें गई वो पढ़ता गया। What did Erasmus praise of folly insist on? तो heartfelt goodness। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एरोस्मिस का जो वर्क है प्रेज ऑफ फॉली, वो किस बात पे जोर देती है, सच्चे दिल की अच्छाई पर। ठीक है, इनका मैं कहना ये था कि सच्ची धार्मिकता जो होनी चाहिए ना, वो किस में होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति के मन में जो पवित्रता है वो सच्ची अच्छाई में ही यही होना चाहिए। ये नहीं कि धार्मिक आप धर्म को मानो और अंदर अंदर कांड करते रहो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेम टू अदर इटालियन हाई रेनेसा पेंटर्स, तो राफेल एंड टिशियन, ये नाम याद रखना है। ये दो इटालियन हाई रेनेसा पेंटर्स हैं, राफेल एंड टिशियन। राफेल तो 3 महान पेंटर्स में से एक थे। टिशियन वेनिस स्कूल के एक प्रोमिनेंट पेंटर थे, जो अपने कलर के शानदार यूज़ के लिए जाने जाते थे। नेमा फ्लोरेंटाइन पेंटर कंट्रास्टिंग विद गियाटो, तो ये नाम याद रखना है अपने, इसको क्या पढ़ेंगे, चिमाबुए। ठीक है, चिमाबुए, ये नाम याद रखना है कि गियाटो के अगर अपोजिट देखा जाए तो एक फ्लोरेंटाइन पेंटर का नाम बताना है, तो चिमाबुए। चिमाबुए कौन थे, ये गियाटो के गुरु थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनके टीचर थे, जो पुराने और मिडीवल बाइजेंटियन स्टाइल में चित्रकारी लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट वर लियोनार्डो दा विंचीज लाइफ डेट्स, तो ये नाम याद रखना है, मतलब ये इनका टाइम पीरियड याद रखना है, 1452 एंड 1519। लास्ट है आपका व्हाट वर माइकल एंजेलो लाइफ डेट्स, तो ये नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका। अगर हम लियोनार्डो दा विंची का जीवन तिथियां अगर हम जाने, लाइफ डेट्स की अगर हम बात करें, तो 1452 से लेके 1519 लियोनार्डो ने कम से कम 67 साल का जीवन जिया था, 67 है ना, जिसमें उन्होंने आर्ट और साइंस के अनगिनत क्षेत्रों में योगदान दिया है। और वहीं पे माइकल एंजेलो की अगर हम बात करें तो ये एक लंबा जीवन जिए थे, 89 वर्ष है ना, 89 ईयर्स ओल्ड ये जीवित थे। ठीक है, इन्होंने जिया और अंतिम सांस तक ये कला के क्षेत्र में काम करते रहे, जो आपके माइकल एंजेलो हैं। तो ये था भाई रेनेसा से रिलेटेड सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, और जो कि 100 था समझाने की भी कोशिश की है। अब ये भी प्रेशर रहता है दिमाग पे, वीडियो लेंदी भी ना हो, फिर ये रहेगा सामने आ जाता है, इसको समझाना भी है, बिना समझाए फिर आगे भी बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रेशर रहते हैं। बाकी मैंने पूरा कर दिया है 1 घंटा 18 मिनट में ही। चलिए, इसमें आपके रेनेसा के सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।